स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रेलवे में आने वाले संभावित प्रश्नों को, जो आपके एनटीपीसी के जितने सारे एग्जाम अभी चल रहे हैं उनमें आने वाले संभावित साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पसीनारोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है। पसीनारोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पसीनारोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सबसे पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा आपका। कैल्शियम यौगिक होगा। कैल्शियम यौगिक आपका राइट आंसर होगा। कैल्शियम यौगिक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखितों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी ये जो दिया गया वो सही सम्मिलित करना है आपको। अब ध्यान देने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है कैलोमल। कैलोमल किसका व्यापारिक नाम है। कैलोमल देखिए यहाँ पर रासायनिक पदार्थ दिया गया है। ये हमारा रासायनिक पदार्थ है। ये हमारा रासायनिक पदार्थ है, उसके व्यापारिक नाम है। तो रासायनिक पदार्थ में देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कैलोमल। कैलोमल क्या है, तो कैलोमल किससे मैक्स होगा। तो कैलोमल देखिए, कैलोमल का जो व्यापारिक नाम है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड। कैलोमल का व्यापारिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा चाइनीज वाइट। चाइनीज वाइट जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। चाइनीज वाइट वो रासायनिक पदार्थ है। चाइनीज वाइट एक रासायनिक पदार्थ है, उसका व्यापारिक नाम क्या है। तो व्यापारिक नाम आपका आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपका व्यापारिक नाम आ जाएगा किसका, चाइनीज वाइट का। तीसरा है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर रासायनिक पदार्थ, इसका व्यापारिक नाम आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल, इसका व्यापारिक नाम आपका जाएगा नाइट्रिक अम्ल। सोरे का अम्ल का व्यापारिक नाम क्या आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। तो देख लीजिएगा, एक का कैलोमल का हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, चाइनीज वाइट का हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, और चिली साल्ट पीटर का हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और सोरे का अम्ल का हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से आपका डी जो है, डी ऑप्शन जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से कुछ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे मिलान कर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है लोहा, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ पर इसका यूज होता है, सीसा, चांदी, तांबा। तो देखिए लोहा में देखिए क्या हम लोग देखें, सबसे ज्यादा लोहा किस हरी पत्ती में पाया जाता है, तो पालक में। तो ठीक है, पालक में हम मिलता क्या है, हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यानी लोहा से क्या प्राप्त होता है हमें, हीमोग्लोबिन। तो ये आपका हो जाएगा लोहा। ए नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर होगा। सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरी के रूप में। सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरी में। तो आपका जो बी का होगा वो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चांदी जो हो जाएगा उस फोटोग्राफी प्लेट में यूज किया जाता है चांदी का। और तांबा का आपका हो जाएगा वो तड़ित चालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इस प्रकार से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका तड़ित चालक। तो यहां से आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिएगा ए का आपका आ जाएगा कितना, 3। ए का 3 आपका जो डी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें मैच करने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग मिलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो देखिए सबसे पहला है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम जो हो जाएगा, ए का जो आपका राइट आंसर होगा वो देखिए, इसका सबका रासायनिक सूत्र लिखा गया है। तो CaOH का होल ट्वाइस आपका आ जाएगा राइट आंसर। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखिएगा स्लेकर्ड लाइम आपका जो राइट आंसर होगा वो CaO इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। स्लेकर्ड लाइम। यूरिया देखिए आपका जो है यूरिया का रासायनिक नाम ध्यान दीजिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 आपका राइट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा कहने का मतलब धोने वाला सोडा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम
कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का आपका हो जाएगा राइट आंसर, डी का राइट आंसर हो जाएगा CaNH2 का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही मिलान करें, सही मिलान करें, सही मिलान करें। ठीक है, फिर मैच करने वाला ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आविष्कार या खोज, आविष्कारक और वैज्ञानिक का नाम। तो देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद डायनेमो, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन इज द राइट आंसर। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। तो इस तरह से आपका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सही मिलान करें। देखिए, सही मिलान करें, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा वही क्वेश्चन, वही है, मिलान करने वाला ही है। तो ध्यान दीजिएगा, मरकरी। तो मरकरी देखिएगा, मरकरी का हम लोग क्या करेंगे? मरकरी देखिए, मरकरी का यूज होता है, चाहे देख लीजिए, मरकरी से रिलेटेड जो आपका ऑप्शन होगा वो देखिए, मरकरी को हम लोग मोनोमीटर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, मरकरी हमारा मोनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम को हम लोग बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। जर्मेनियम को सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को क्या बोला सकता है? तो वुथ नैप्था भी बोला जा सकता है मिथाइल अल्कोहल को, वुड नैप्था। वुड नैप्था मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल को भी बोला जा सकता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है रेसिस्टेंस वायर के रूप में। नाइक्रोम का प्रयोग किसमें किया जाता है? रेसिस्टेंस वायर के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ठीक है, इस तरह 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसे फल पकाने में के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। देखिए, यहाँ पर एसिटिलीन नजर आ रहा होगा आपका और कैल्शियम कार्बाइड भी नजर आ रहा है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों आपका यूज होता है किसमें? देखिए, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों आपका यूज होता है किसमें? फल पकाने के रूप में दोनों यूज होता है। तो डी नंबर ऑप्शन में आपका कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, तो देखिए, प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो आपका आ जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से, देखिएगा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर डी नंबर इज द राइट आंसर। डी, पेप्सिन हमारे मानव के तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, पेप्सिन। यानी 9 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्पन्न करता है। तो देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीकरण के समय ऊर्जा को उत्पन्न कौन ज्यादा करता है? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा, क्षार और प्रोटीन। ग्लूकोज, वसा, क्षार और प्रोटीन। तो आपका जो वसा होगा वो ऑक्सीकरण के समय सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डी, बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको कभी कभी भूलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए बिना स्किप किए, तो आपको ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संभावित प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न को। तो देखिए, सी आपका हो जाएगा छोटी आंत में। सी आंसर, सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, फिर से बोला गया, आप सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित करें, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाइसोसोम पहला है, डीएनए दूसरा है,
तीसरा हमारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस। यानी 3 जो होगा आपका ए के बराबर होगा, यानी 3 में कितना मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए, 3 में ए मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका सबसे पहले देख लेते हैं, 3 में ए, 3 में ए आपका सी में मिल रहा है और आपका मिल जाएगा बी में। 3 में ए मिल रहा है सी में और आपका किस में मिल रहा है? बी में। और देखिएगा अब खोजना क्या है? 1 और 2 को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि 3 सबसे पहले 3 को आप चूज करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो 3 में मिल गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब बचा 1 को देख लेते हैं, क्योंकि 1 जो है दोनों में भिन्न नजर आ रहा है। तो 1 को लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है वो आपका, ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो आपका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप मिलाना चाहें तो इस प्रकार से इस तरह मिला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर ये इस वाले क्वेश्चन को मिला सकते हैं। लाइसोसोम को आप बोल सकते हैं आत्महत्या की थैली, डीएनए को बोल सकते हैं गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं पावर हाउस। चलिए तो आपका जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाता है? तरल द्वारा, देखिए कहते जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती जाती है, जब गहराई बढ़ती जाती है तो तरल का प्रभाव या तरल द्वारा डाला गया दबाव, तरल द्वारा डाला गया दबाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी गहराई बढ़ेगा तो जितना ऊपर तरल है उसका दबाव बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि देखिए तरल का दबाव उसके गहराई पर ही निर्भर करता है, जितना गहरा होगा तरल का दबाव उतना ही बढ़ते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में या निम्नलिखित कारणों से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? देखिए एकदम बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो से किस कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका निम्न घनत्व, निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ, ऑप्शन है पहला, बहुत सान्यपूर्ण है, न्यूटन के सान्य नियम के अनुसार होता है, विद्युत प्रवाह में माना जाता है, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। घर्षण रहित और असंपीड्य, देखिए एक आदर्श तरल पदार्थ का जो गुण होता है वो घर्षण रहित होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ का जो गुण होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका डी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि आदर्श तरल पदार्थ का जो गुण होता है वो घर्षण रहित होता है, यानी उसमें कोई भी घर्षण नहीं होता है और असंपीड्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है, यानी आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंधित है? तो देखिए आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंधित है। देखिए आवृत्ति को हम लोग टी से सूचित करते हैं और कार्यफलन को किससे सूचित करते हैं? सॉरी, आवृत्ति को सूचित करते हैं हम लोग यहाँ पर तो सूचित किया गया है म्यू से, और कार्यफलन को किससे? टी से। आवृत्ति को म्यू से और कार्यफलन को टी से, इस दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टी जो होता है 1/म्यू के बराबर होता है, 1/म्यू के बराबर होता है। टी जो होता है 1/म्यू के बराबर होता है, यानी आवृत्ति का जो मान होता है 1/टी के बराबर होता है। आप इस तरह से इसे कंसीडर कर सकते हैं कि म्यू जो होगा 1/टी के बराबर हो जाएगा, या दोनों ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला जो है टी इज इक्वल टू म्यू नहीं होगा, दूसरा है टी इज इक्वल टू 1 × म्यू नहीं होगा, तीसरा है टी इज इक्वल टू 1 + म्यू नहीं होगा, और टी इज इक्वल टू 1/म्यू। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर इसके इस थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से देख लेते हैं। देखिए दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसे सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों भी है, जो दोनों डायग्राम आपको जो रेसिस्टेंस नजर आ रहा है ग्रुपिंग में, वो दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में। तो देखिए इसका भी पहले का भी रेसिस्टेंस दिया गया 8 ओम, दूसरे का भी 8 ओम। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1/R इज इक्वल टू, पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 2/8। तो इस तरह से आपका जो आंसर, इस तरह से आपका जो आएगा 1/R इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो R का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो R का वैल्यू आपका 4 के बराबर, नहीं इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों को जब सॉल्यूशन किया तो कितने के बराबर आ गया आपका
4 के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी पैरेलल ग्रुपिंग में, इसे भी सॉल्व कर लेंगे फिर उसी तरह से। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमका आ जाएगा 3/9। तो जब सॉल्व करिएगा तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो r का जो वैल्यू आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। यानी जब इसे सॉल्व किए, जब हम लोग इसे सॉल्व किए तो इसका वैल्यू 3 आया, और इसे सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो डायग्राम आएगा आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका वैल्यू आपका 4 है, इसका वैल्यू आपका 3 है। तो 4 और 3 को देखिएगा, ये कौन से ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग में। तो सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, 4 और 3 को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो आ जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सौ वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 9 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च की गई शक्ति का मान कितना होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू W बटा टी, या W बराबर V Q बटा टी, या इस तरह से लिख सकते हैं V इंटू आई। हमारे क्वेश्चन में दिया गया V का वैल्यू, I का वैल्यू और P का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस वाले फार्मूला को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। P भी I हमें मिल गया, तो देखिए इसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू P, V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू आपका मिल जाएगा 100, I का वैल्यू कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, ये भी कितना में 100 वाट। नंबर 19 को देखते हैं। 3 ओम 2 ओम 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो आपको फॉर्मूला बताए थे, श्रेणी क्रम इज इक्वल टू, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 3 प्लस 2 प्लस 5, तो 5 और 2 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ अलग वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।